रिसेंटली गोल्ड ने अपनी ऑल टाइम प्राइस को हिट किया। लास्ट वीक 2450 US डॉलर एन आउंस ये मार्क रहा है लास्ट वीक के हिसाब से। थोड़ा सा उसके बाद से नीचे आई है गोल्ड की प्राइस, लेकिन हिस्टोरिकली इट हैज़ बीन ऑल टाइम हाई। ठीक है, और जो प्रिडिक्शन है मार्केट में इकोनॉमिस्ट बैठे हैं, जो गोल्ड बग्स हैं, उनकी जो प्रिडिक्शन है वो ये कहती है कि भाई इस साल के आखिर तक गोल्ड की जो प्राइस है वो $3000 पे पहुंच जाएगी, 3000 USD एन आउंस पे पहुंच जाएगी। ये एक्सपेक्टेशन है। अब ये एक्सपेक्टेशन पूरी होती है नहीं होती ये एक अलग मामला है, लेकिन जो जो फंडामेंटल्स पेश किए जा रहे हैं वो काफ़ी सॉलिड हैं, अनडिनाइबल हैं। ठीक है, उनमें से मैं 3 का जिक्र आपके सामने करूँगा एंड यू कैन मेक योर ओन जजमेंट। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मैं सिर्फ आपसे एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जिसकी बेस पे आप अपना पोर्टफोलियो सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली वजह क्या है गोल्ड की प्राइस एक्शन की, वो ये है कि जो सप्लाई है वो बहुत कम है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग माइंस हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो रही। जो माइनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। माइनर्स जो हैं वो एक अपना बिजनेस है उनका, ठीक है, उसमें उनकी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशन है, उनकी बैलेंस शीट, उनका कैश फ्लो है, जो उनकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ चुकी है, जो एनर्जी कॉस्ट है बढ़ चुकी है, लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है इन्फ्लेशन की वजह से। तो ओवरऑल जो इनकी इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर्ट हो रही है। तो उसकी वजह से माइनर्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग मोर सप्लाई इन द मार्केट। इसके अलावा जो न्यू माइंस है वो एक्सप्लोर नहीं हो रही हैं। वो उसकी वजह ये है टिपिकल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, परमिट के इश्यूज़ हैं। कनाडा में ख़ासतौर पर बहुत सारी माइंस हैं, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट डिस्करेज कर रही है न्यू माइन एक्सप्लोरेशन को। परमिट के इश्यूज़ हैं, फिर वो ESG की नॉनसेंस है, उसकी वजह से न्यू माइंस एक्सप्लोर नहीं हो रही। ठीक है, तो एक तो सप्लाई का ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जब से ये जियो पॉलिटिकल क्राइसिस शुरू हुआ है यूक्रेन और रशिया का, उसके बाद से जो एक मॉनेटरी सिस्टम में शॉक आया है वो बहुत पावरफुल है। यानी कि अब तक लोगों का ट्रस्ट था इस ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर कि भाई जो भी सिस्टम है ये कहीं जाएगा नहीं, इट कैन ग्रो फर्दर फ्रॉम हेयर। लेकिन ये जो ट्रिगर पॉइंट था ना वॉर का, रशिया और यूक्रेन का, उसके बाद वेस्टर्न पावर्स ने ये प्रूव कर दिया है कि भाई वी कैन यूज़ दिस सिस्टम अगेंस्ट यू। हुआ क्या है कि जब इन्होंने स्विफ्ट से रशिया को निकाला, स्विफ्ट बेसिकली एक मैसेजिंग सिस्टम है पूरे ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम का, वहाँ से उन्होंने रशिया को बैन किया। इसके अलावा जो रशियन सेंट्रल बैंक के जो एसेट्स थे, फॉरेन एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूरोपियन ट्रेजरीज, करेंसीज, उन सबको सीज कर लिया, उन सबको कन्फिस्केट कर लिया। किसने? वेस्टर्न पावर्स ने, जो कि रशियन की एसेट्स थे। और ना सिर्फ उनको सीज किया बल्कि उस फंड को ये अगेंस्ट रशिया यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू फंड द वॉर बाय गिविंग मोर वेपन्स टू यूक्रेन। तो इससे ये बात बड़ी क्लियरली चली गई है कि भाई ये जो सिस्टम है ना, इट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट यू एट एनी टाइम। और इसको देख के जो एवरेज मुल्क हैं, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ताइवान, मलेशिया, सिंगापुर, उन्होंने ये सोचा कि ओ शिट, अगर रशिया के साथ ये हो सकता है तो मैं तो किसी खाते में नहीं हूँ भाई। तो उसके बाद जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने दबा के जो है गोल्ड बाय करना शुरू किया दिया। अब वो गोल्ड क्यों बाय कर रहे हैं? वो इसलिए बाय कर रहे हैं कि गोल्ड जो है उसमें काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है। टिपिकली जो सेंट्रल बैंक्स रिजर्व रखते हैं ना, वो किस में रखते हैं? फॉरेन एक्सचेंज में रखते हैं, यूरोस में, डॉलर्स के अंदर, जो दूसरी करेंसीज हैं स्टेबल। इसके अलावा जो US की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको भी एज ए रिज़र्व एसेट के तौर पर रखा जाता है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये सिस्टम जो है अगेंस्ट यूज़ हो सकता है आपके, ये जो एसेट्स आप US ट्रेजरीज की फॉर्म में रख रहे हैं या US डॉलर की फॉर्म में रख रहे हैं या यूरोपियन करेंसीज की फॉर्म में रख रहे हैं, इट कैन बी सीज्ड एट एनी टाइम। उसके बाद तमाम सेंट्रल बैंक्स ने दबा के गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। यानी कि हिस्टोरिकली इतनी ज़्यादा बाइंग कभी भी नहीं देखी गई सेंट्रल बैंक की तरफ से, जो कि अब हमें नज़र आ रही है। उसकी वजह से बाइंग प्रेशर हो रहा है, बाइंग प्रेशर की वजह से प्राइस ऊपर जा रही है। ठीक है, ये तो बात हो गई सेंट्रल बैंक की। इसके अलावा जो रिटेल बायर्स हैं, ख़ासतौर पे एशिया में, इंडिया में, ठीक है, चाइना में, इसके अलावा मिडल ईस्ट में, रिटेल बायर्स बहुत हाई वॉल्यूम के अंदर गोल्ड बाय कर रहे हैं। उसकी भी वजह यही है कि उनको नज़र आ रहा है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये इस कदर फ्रेजाइल हो चुका है, इट कैन कोलैप्स एनी टाइम। हो सकता है ये मज़ीद चलता रहे, साल, 10 साल, 50 साल, बट इट इज़ इन देयर
लास्ट लेग, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है ये अब चेंज होने वाला है, इसकी अब कुछ एवोल्यूशन होगी, ये ऐसे नहीं चलता रहेगा, क्योंकि जो वेस्टर्न जो इकॉनमीज़ हैं वो चलती हैं डेट के ऊपर। जितना डेट आप इशू करेंगे उसकी वजह से ग्रोथ होगी। अगर डेट इशू होना कम हो गया, ग्रोथ भी कम हो जाएगी। तो जीडीपी इज़ डिपेंडिंग अपॉन डेट। तो अब लोगों को नज़र आ गया कि दिस सिस्टम कैन नॉट सस्टेन फॉर एवर, तो एट सम पॉइंट उसको चेंज होना है। तो उसकी वजह से जो रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं अब वो गोल्ड बाय कर रहे हैं इन द फॉर्म इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर परचेजिंग पावर। तो ये वजह भी है। इसके अलावा तीसरी वजह ये है कि यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयर जेरोम पावेल हैं, उन्होंने भी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि वो अब मोस्ट लाइकली रेट कट करेंगे, मोस्ट लाइकली सितंबर से शुरू हो जाए। तो जब भी रेट कट होता है ना, तो यूएस डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज थोड़ा नीचे आता है। ये मैंने देखा है हमेशा से हिस्टोरिकली। रेट्स कट होंगे तो यूएस डॉलर भी नीचे आएगा, रेट्स बढ़ेगा तो यूएस डॉलर भी अगेंस्ट अदर करेंसीज बढ़ता है। तो जो DXY इंडेक्स है, अगर आप उस पर देखें कि 2022 में यूएस डॉलर पीक पे गया, तो उसके बाद से अब वो साइडवेज मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है कि रेट्स यहाँ से कम होंगे। तो जब रेट्स कम होंगे यूएस डॉलर नीचे जाएगा। यूएस डॉलर जब भी नीचे जाता है मोस्ट लाइकली गोल्ड अप होता है। तो मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि यूएस डॉलर नीचे जाएगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये 3 वजह मैंने आपको बताई हैं। दोबारा समराइज़ करता हूँ। सबसे पहली बात कि जो सप्लाई है वो नहीं आ रही, एग्जिस्टिंग माइंस हैं वो मज़ीद प्रोड्यूस नहीं कर रही, और जो न्यू माइंस हैं वो एक्सप्लोर नहीं हो रही। नंबर सेकंड, जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसके बाद से सेंट्रल बैंक्स और रिटेल इन्वेस्टर्स दबा के गोल्ड बाय कर रहे हैं। तीसरी वजह क्या है कि यूएस फेडरल रिजर्व जो है रेट कट करेगा, उसके बाद डॉलर नीचे आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को अगर आप एक बड़े होराइजन पे देखते हैं तो बहुत हद तक चांस है गोल्ड का 3000 को टच करने का इस साल के एंड तक। हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन जो फंडामेंटल हमारे सामने नज़र आ रहे हैं इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हाईली लाइकली। तो अगर आपने इसका फ़ायदा उठाना है तो मैं आपकी जगह होता हूँ तो मैं एटलीस्ट 10% ऑफ माई इंटायर वेल्थ गोल्ड में रखता, फिजिकल गोल्ड में, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोल्ड हज़ारों साल से अपनी परचेजिंग पावर को कायम रखा हुआ है। अगर वो बढ़ेगा नहीं बहुत ज़्यादा तो कम भी नहीं होगा। इट कैन सस्टेन योर परचेजिंग पावर। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ गोल्ड। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इट डजंट जनरेट एनी इंटरेस्ट, इट डजंट जनरेट एनी कैश फ्लो, ठीक है, बट इट परसिस्ट, इट कंटेन्स इट्स परचेजिंग पावर। अगर पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और गोल्ड अगर बाय करना है तो मुझे बताइए। मेरे पास कुछ डीलर्स हैं, मैं आपको रेफर कर सकता हूँ। यू कैन बाय गोल्ड, फिजिकल गोल्ड। इसके अलावा आप ETF बाय कर सकते हैं, ठीक है, जो पेपर गोल्ड होता है। बट आई वुड प्रेफर फिजिकल गोल्ड, बिकॉज फिजिकल गोल्ड क्या है कि आप उसको अपने साथ लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकल गोल्ड है, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड सेल इट इन देयर ओन करेंसी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। इट डजंट हैव एनी काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी का मतलब ये है कि कोई इशू नहीं करता गोल्ड को। अब करेंसी है ना, करेंसी कोई इशू करता है, कोई बैंक इशू करता है, कुछ सेंट्रल बैंक इशू करता है। जो ट्रेजरी बॉन्ड्स है वो गवर्नमेंट इशू करती है। तो कोई भी इशूअर है किसी चीज़ का तो उसमें काउंटर पार्टी रिस्क है, यानी कि वो इशूअर जो है वो आपको ब्लॉक कर सकता है, वो खुद डिफॉल्ट हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स इट हैज़ अ काउंटर पार्टी रिस्क। गोल्ड में ऐसा नहीं है। गोल्ड को कोई इशू नहीं करता। गोल्ड इटसेल्फ इट्स अ कमोडिटी, मार्केट तय करती है उसकी प्राइस, जबकि थोड़ी बहुत प्राइस मैनिपुलेशन है, क्योंकि जो प्राइस गोल्ड की सेट होती है वो होती है लंदन में, ठीक है। लंदन में एक क्लोज लोगों का ग्रुप है, दे एक्चुअली सेट द प्राइस, लेकिन वो प्राइस भी अब ऊपर जा रही है, ठीक है। तो गोल्ड बाय कीजिए एटलीस्ट in order to protect your purchasing power, not as an investment but as an insurance. If something goes wrong, you have something to hang on to it outside of this financial system, ठीक है। तो पसंद आई वीडियो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन वो देखिए, उसमें कुछ फ्री स्टफ अवेलेबल है, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। और मैं आपसे अपनी अगली वीडियो मिलता हूँ। थैंक यू, bye. If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because
We have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.